जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि टेबलेट की निम्न में से कौन सी यहाँ पे विशेषता सही है। और ये सेट आप लोग का 2 करा रहे हैं, सेट 1 आपको करा चुके हैं और एक को आप लोग जो है कमेंट किए थे कि सेट 2 भी दीजिएगा, इसलिए आज आपको सेट 2 भी दे रहे हैं। चलिए बताइएगा कि टैबलेट की निम्न में से कौन सी यहाँ पे विशेषता सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे ठोस खुराक रूप। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है ठोस खुराक रूप हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्सूल मुख्यतः किससे बने होते हैं। चलिए बताइएगा कि कैप्सूल जो है मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो याद रख लीजिएगा कैप्सूल जो है ये किससे बने होते हैं। तो ये जिलेटिन से बने होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि सिरप में शर्करा की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है। चलिए बताइएगा आप कि सिरप में शर्करा की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब 65 से लेकर 85% लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि मलहम किस प्रकार का खुराक रूप है। चलिए बताइएगा कि मलहम किस प्रकार का खुराक रूप है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे अर्ध ठोस। ऑप्शन सी सही जवाब है, अर्ध ठोस होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीस्क्रिप्शन हेडलिंग में सबसे यहाँ पे पहला चरण क्या है। तो प्रीस्क्रिप्शन हेडलिंग में सबसे पहला चरण क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, प्रीस्क्रिप्शन पढ़ना और जांचना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीस्क्रिप्शन में सिग्नेचर भाग में क्या यहाँ पे लिखा होता है। तो प्रीस्क्रिप्शन सिग्नेचर भाग में क्या लिखा होता है। तो याद रख लीजिएगा दवा लेने के निर्देश लिखे होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दवा वितरण के सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात क्या है। तो दवा वितरण के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात क्या है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो सही दवा, सही मात्रा और सही मरीज। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो सभी जीवाणुओं का नाश। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोक्लेव द्वारा स्टेरिलाइजेशन में किसका यहाँ पे उपयोग होता है। तो ऑटोक्लेव द्वारा स्टेरिलाइजेशन में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दबाव युक्त भाप को करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कीटाणु शोधन और स्टेरिलाइजेशन में मुख्य अंतर क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि कीटाणु शोधन और स्टेरिलाइजेशन में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 11th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, स्टेरिलाइजेशन में सभी जीवाणु मरते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक टेबलेट में 500 मिलीग्राम दवा है तो 2 टेबलेट में जो है कितने ग्राम दवा होगी। चलिए बताइएगा आप
कि यदि एक टेबलेट में 500 मिलीग्राम दवा है तो 2 टेबलेट में कितने ग्राम दवा होगी। तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी को करेंगे, 1 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि 1 लीटर में कितने यहाँ पे मिलीलीटर होते हैं। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि 1 लीटर में कितने जो मिलीलीटर होते हैं। तो याद रख लीजिए 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 ml। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका और क्वेश्चन क्या है कि दवाओं के भंडारण के लिए जो यहाँ पे ठंडी जगह का तापमान कितना होना चाहिए। तो दवाओं के भंडारण के लिए ठंडी जगह का तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो 8 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आपका और क्वेश्चन है कि प्रकाश संवेदनशील दवाओं को कैसे जो यहाँ पे संग्रहित किया जाना चाहिए। चलिए बताइएगा आप कि प्रकाश संवेदनशील दवाओं को कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अबर रंग के कंटेनर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य यहाँ पे कार्य क्या है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य कार्य क्या होगा। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो दवाओं की खरीद, भंडारण और वितरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्माकोपिया का यहाँ पे क्या उपयोग है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्माकोपिया का क्या उपयोग है। तो याद रख लीजिएगा इसका उपयोग क्या होगा, तो दवाओं के मानकों और गुणवत्ता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि दवा भंडारण में FEFO विधि का क्या अर्थ है। तो दवा भंडारण में FEF विधि का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दवाओं के प्रकार में इमल्सन क्या है। चलिए बताइएगा आप कि दवाओं के प्रकार में इमल्सन क्या होगा। तो दवाओं के प्रकार में इमल्सन क्या होगा। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दवाओं का वर्गीकरण के अनुसार एंटीबायोटिक में किस प्रकार की दवाएं हैं। चलिए बताइएगा कि दवाओं की वर्गीकरण के अनुसार एंटीबायोटिक्स किस प्रकार की दवाएं होगा। तो ये दवाएं हो जाएंगे संक्रमण रोधी दवाएं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि फार्माकोडायनामिक्स में किसका अध्ययन जो है किया जाता है। तो फार्माकोडायनामिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं दवा का शरीर पर प्रभाव। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 मुख्य चरण कौन से हैं। चलिए बताइएगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 मुख्य चरण कौन से हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो अवशोषण, वितरण, यहाँ पे चयापचय, उत्सर्जन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की। चलिए बताइएगा आप कि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि एनाल्जेसिक दवाओं का यहाँ पे मुख्य उपयोग क्या है। तो एनाल्जेसिक दवाओं का मुख्य उपयोग क्या होगा। तो एनाल्जेसिक दवाओं का मुख्य उपयोग जो यहाँ पे दर्द कम करना होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि
एंटीबायोटिक दवाओं का यहाँ पे मुख्य उपयोग क्या है? चलिए बताइएगा कि एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग जो है बुखार कम करना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं जो है ये किस रोग में दी जाती है? तो एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं किस रोग में दी जाती है? तो याद रखेंगे ये उच्च रक्तचाप में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि CNS दवा डायजेपाम किस वर्ग में आती है? चलिए बताइएगा कि CNS दवा डायजेपाम किस वर्ग में आती है? तो याद रख लीजिएगा ये किस वर्ग में आते हैं? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि हार्मोन इंसुलिन का उद्देश्य उपयोग जो है किस रोग में किया जाता है? तो हार्मोन इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये मधुमेह मेलिटस में किए जाते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? चलिए बताइएगा आप कि टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सक्रिय प्रतिरक्षा होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि और क्वेश्चन क्या है कि BCG का जो टीका है यह किस रोग से बचाव के लिए जो है लगाया जाता है? चलिए बताइएगा कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाए जाते हैं क्षय रोग से रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, क्षय रोग से बचने के लिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि दवा का दुष्प्रभाव क्या होता है? चलिए बताइएगा कि दवा का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो दवा का दुष्प्रभाव जो है दवा का आंतरिक और छांतित प्रभाव होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आप जो है इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा जिनको इस क्लास के साथियों जरूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।